हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 17 में एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रो देखते हैं। इंट्रो में पॉइंट अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों के संघ और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न और समस्याएं। इस पॉइंट से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, हल किए हुए हैं और एग्जाम्स में आते रहते हैं, है ना। बड़ी बड़ी एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ मैं, आपके स्कूल के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये पूरे चैप्टर में ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 2 फॉर्मूलाज हैं, उनको समझ लेते हैं और पूरा का पूरा कंसेप्ट हमको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये पॉइंट प्रायिकता की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोबेबिलिटी में ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे चैप्टर्स में काम में आता है ना। तो देखिए, मैंने आपको क्रम ऑर्डर समझाया हुआ है ना। क्रम ऑर्डर, जिसको हम कोटि भी बोलते हैं किसी सेट की। और होता क्या कोटि में? कोटि को कहते हैं अवयवों की संख्या जो होती है, उसी को तो कोटि कहते हैं, अवयवों की संख्या। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। जैसे एक सेट है ए सेट, इसमें ए बी सी ये एलिमेंट है, ठीक है। तो इसकी कोटि को, ऑर्डर को, क्रम को, अवयवों की संख्या को अपन एन ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ओ ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स एन ए का मीनिंग होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 1 2 3, 3 अवयव हैं, तो अवयवों की संख्या हुई यहाँ पर 3, तो इसकी कोटि हुई 3। ये चीज़ तो मैं समझा चुका हूँ आपको, फिर से रिपीट किया आप लोगों के रिवीजन के लिए। अब देखिए, नंबर 1 फॉर्मूले की बात करते हैं। आपके पास 2 सेट हैं, ए व बी सेट, और दोनों फाइनाइट सेट हैं। क्योंकि अगर इनफाइनाइट सेट लिए तो एन ए, तो वो तो इनफाइनाइट रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि अवयवों की संख्या अनंत हो जाएगी, अपरिमित हो जाएगी। तो यहाँ हमें फाइनाइट सेट लेने हैं, ओके। तो एन ए यूनियन बी, क्योंकि यहाँ पर हम संघ और सर्वनिष्ठ, यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच, इनके एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन होता है, और उन एलिमेंट्स को अपन निकाल सकते हैं कि कितने अवयवों की संख्या को, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। तो एन ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इसको ऐसा क्यों होता है, पहले अपन वेन डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ ये एक रेक्टेंगल है, आयत है, जो यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर एक सेट है ए और एक अनदर सेट है बी, और कुछ हिस्सा कॉमन है दोनों में। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी जो 5 नहीं है ना, कुछ वैल्यू है इसमें। तो मैं मान के चलता हूँ कि ए में एलिमेंट है 1 2 3 और बी में एलिमेंट है 3 4 5, ठीक है। यहाँ जो मैंने वेन डायग्राम बनाया है, इसको मैं लिख लेता हूँ कि ए क्या है 1 2 3, बी है 3 4 5, ठीक है। तो एन ए कितना हुआ? एन ए हुआ 1 2 3 3, एन बी कितना हुआ 3 4 5, यहाँ भी 3 है, ठीक है। अब मैं ए इंटरसेक्शन बी देखता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी वो है सिर्फ 3, ठीक है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ? एक एलिमेंट है ना, दैट मीन्स 1, ठीक है। अवयवों की संख्या 1 है। अगर मैं ए यूनियन बी देखूँ तो वो कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो मुझे बताइए एन ए यूनियन बी कितना है? वो आ रहा है 5 तक, है ना, दैट मीन्स 5। ए यूनियन बी का अवयवों की संख्या 5 है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में अप्लाई करके देखते हैं क्या ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए, एन ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड है और वो है आपके पास 5। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं कि ये वैल्यू 5 आती है कि नहीं आती। एन ए कितना है? 3 हो गया। फिर प्लस एन बी है 3, फिर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी वो है 1। 3 + 3 - 1 दैट मीन्स 5। तो 5 = 5 आ रहा है ना? हाँ जी। तो यहाँ ये वैल्यूज़ इक्वल होती हैं। एन ए यूनियन बी इज इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब मान लो कई बार ऐसे सेट होते हैं कि उनमें कुछ कॉमन होता ही नहीं है। दैट मीन्स यदि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है ए और बी में, हो सकता है पॉसिबल, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा?
जब कुछ भी नहीं है तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, दैट मीन्स जीरो होगा, है ना। ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या जीरो होगी। तब यहाँ ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी, ये बन जाएगा। ओके, क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ ये इंटरसेक्शन वाली वैल्यू ये जीरो हो जाएगी ना। जी हाँ, हमको तो बस ये ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखना है, नंबर 1, ठीक है। और एक नंबर सेकंड याद रखना है, जब आपके पास में 3 सेट हो ए बी व सी, तीनों फाइनाइट सेट होने चाहिए, तब तीनों के लिए यूनियन का जो फॉर्मूला है, यूनियन में अवयवों की संख्या का जो फॉर्मूला है ना, तीनों का एक साथ यूनियन कर रहे हैं और यूनियन करने के बाद में जो अवयव होंगे वो कितने होंगे, तो वो कैसे निकाल सकते हैं अपन, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। देखिए यहाँ पर हमने माइनस किया ना, फिर आगे यहाँ ए और बी थे तो एन ए प्लस एन बी कर दिया, यहाँ ए बी सी है तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी कर दिया, फिर माइनस आया तो माइनस एन, और ए व बी 2 ही थे तो यहाँ 3 है तो 2 को लेना पड़ेगा अपन को, तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। ओके, लेकिन इसमें एक वैल्यू और आती है प्लस में, जैसे यहाँ देखो ए यूनियन बी यूनियन सी है ना, तो वैसे ही इंटरसेक्शन की वैल्यू आएगी प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वो फॉर्मूला होता है सेकंड नंबर, आपको ज़रूर ध्यान में रखना है इस फॉर्मूले को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत सारे एग्जाम से मैंने यहाँ से क्वेश्चन देखा हुआ है, ठीक है ना, इन दोनों फॉर्मूला से, दोनों को अच्छे से याद रखें। एग्जाम्पल्स पे आते हैं अब। देखिए एग्जाम्पल नंबर 23, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 50 अवयव हैं, इफ़ x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज़ 50 एलिमेंट्स, x में 28 अवयव हैं और y में 32 है, ठीक है, और x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं वो आपको निकालने हैं। तो यहाँ n x यूनियन y दिया हुआ है, दैट इज़ 50। ओके, x यूनियन y में अवयव है ना, तो ये कोटि होगी इसकी। फिर एन x भी आपको दिया हुआ है और वो है 28, x में अवयव है 28, और एन y भी आपको दिया हुआ है वो है 32। तो चूंकि आपको फॉर्मूला पता है कि एन x यूनियन y क्या होगा, वो होगा एन x प्लस एन y, ठीक है, अभी अपन पढ़ चुके हैं ए और बी के रूप में, और फिर माइनस एन x इंटरसेक्शन y, वहाँ था एन ए यूनियन बी इज इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए की जगह पे x है, बी की जगह पे y है, इतना सा चेंज है, हमको ये निकालना है। तो पहले इन सभी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। एन x यूनियन y है 50, तो ये 50 हो गया, ओके, इज इक्वल एन x है 28 प्लस एन y है 32 माइनस ये आपको निकालना है, ठीक है। तो जो निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आइए, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और 50 को राइट हैंड साइड में तो नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 + 2 10, 3 + 3 6, 60 माइनस 50, 50 आया, राइट हैंड साइड में माइनस का हो गया, तो एन x इंटरसेक्शन y मिल रहा है 10, दैट मीन्स x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हैं, x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हैं, देर आर 10 एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। ओके, नेक्स्ट देखो एग्जांपल 24, एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं? यहाँ पर ये कह रहा है कि कितने टीचर ऐसे जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो निकालिए, और टोटल जो टीचर है स्कूल के अंदर वो हैं 20 टीचर। दैट मीन्स देखिए यहाँ पर कि ये मान लीजिए गणित पढ़ाते हैं, कुछ टीचर मैथमेटिक्स के हैं, ठीक है, और कुछ टीचर जो हैं वो फिजिक्स के हैं, ठीक है, और कह रहा है कि गणित और फिजिक्स 2 ही पढ़ाते हैं और कोई तीसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, ठीक है ना, यानी कि तीसरा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला कोई टीचर है भी नहीं। तो गणित और फिजिक्स के मिला के टोटल अध्यापक कितने हैं? 20 हैं, टोटल टीचर हैं 20, ठीक है, यानी कि ये पूरा जो पार्ट है ये 20, और ये क्या होता है? ये यूनियन होता है, एम और पी का यूनियन होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ एक बार तो कि एम तो ले लेता हूँ मैं सभी मैथमेटिक्स टीचर का सेट, सभी गणित
अध्यापकों का समुच्चय, अध्यापकों का समुच्चय मैंने ले लिया। और पी ले लेता हूँ फिजिक्स के टीचर, सभी फिजिक्स भौतिकी अध्यापकों का समुच्चय। ठीक है, अब आपको 20 टीचर दिए हुए हैं, दैट मीन्स एम यूनियन पी आपको दिया हुआ है और उसकी कोटि दी हुई है। ठीक है ना, 20 अध्यापक हैं, संख्या ये तो कोटि है ना, तो एन एम यूनियन पी ये है आपके पास पे 20 है ना, कुल अध्यापक टोटल टीचर हैं ये। ओके, गणित पढ़ाने वाले कितने हैं? 12 हैं। तो एम है गणित अध्यापकों का समुच्चय, तो एन एम कितना हो जाएगा? दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स है ना, गणित के अध्यापकों की संख्या वो है 12। ठीक है, फिजिक्स के अध्यापकों की संख्या आपको निकालनी है, पूछिए ये आपको निकालनी है, एनपी आपको निकालना है। लेकिन एक चीज़ और दी हुई है, 4 भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ाते हैं। देखिए दोनों वाला पार्ट देखिए ये यहाँ पे है ना, गणित और भौतिकी दोनों वाला पार्ट ये यहाँ पे वो संख्या जो वो 4 है, टोटल जो टीचर हैं वो 4 हैं कि गणित और फिजिक्स दोनों को पढ़ाते हैं। और ये हिस्सा क्या होता है? ये एम इंटरसेक्शन पी तो है, हाँ जी, तो एन एम इंटरसेक्शन पी, एम इंटरसेक्शन पी यही, और इसमें नंबर जो है संख्या जो वो 4 है, तो अध्यापक 4 हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, अब चूंकि आपको पता है फॉर्मूला कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल एन ए प्लस एन बी है ना, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ए की जगह पे आपको एम लेना होगा और बी की जगह पे आपको पी लेना होगा। ठीक है, तो ले लेते हैं, ए की जगह पे एम, बी की जगह पे पी, एम पी। ठीक है, तो अब जो वैल्यूज़ हैं आपके पास रख दीजिए। तो एन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम यूनियन पी कितना है? 20 टीचर हैं टोटल, हाँ जी। और मैथमेटिक्स के टीचर कितने हैं? 12। फिजिक्स के टीचर आपको निकालने हैं, और दोनों जो पढ़ाते हैं वो कितने हैं? 4। 12 में से 4 गया 8, तो यहाँ एन पी कितना हो जाएगा? 20 में से 8 घट जाएगा, कितना बचेगा? 12। फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर 12 हैं। अब ये मत कह देना कि मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर भी सिर्फ 12 थे और फिजिक्स वाले 12 24 हो गए टोटल, है ना, 12 + 12 24 हो गए, लेकिन टीचर तो 20 ही थे। देखो कुछ जो है ना वो कॉमन पार्ट भी तो है ना, जिसमें 4 टीचर जो वो दोनों को पढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो वो कम हो जाएंगे, और कम किए भी अपन ने यहाँ पे। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 25। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर टोटल जो स्टूडेंट हैं एक क्लास में वो हैं 35। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे कहूँ, और इनमें से क्रिकेट, ये कुछ क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट का सेट मैं सी मान लेता हूँ, और कुछ फुटबॉल खेलते हैं, और कह रहा है कि कुछ दोनों भी खेलते हैं, वो आपको निकालना है जो दोनों खेलते हैं। ठीक है, ये फुटबॉल खेलते हैं मान लो। ठीक है, टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 35 हैं। तो कोई तीसरा खेल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलता है, कि कम से कम एक तो खेलेगा ही। अगर फुटबॉल नहीं खेल रहा तो क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट नहीं खेला तो फुटबॉल खेलेगा। ठीक है, दैट मीन्स ये पूरा जो यूनियन है, ये पूरा, ठीक है, सी और एफ का, वो 35 है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि सी जो है ना वो क्रिकेट विद्यार्थियों का सेट है, क्रिकेट विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक है, एफ फुटबॉल विद्यार्थियों का समुच्चय, फुटबॉल विद्यार्थियों का समुच्चय। ओके, अब देखो ये फुटबॉल का हो गया। अब एन सी कितना है? क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने हैं? वो हैं 24। ये 24 हैं क्रिकेट खेलने वाले। ठीक है, तो ये हो गया 24। फिर फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? फुटबॉल खेलने वाले हैं 16। ठीक है, ये 16 हो गया। और टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 35 हैं, यानी कि एन सी यूनियन एफ कितना है? 35 क्योंकि तीसरा कोई खेल है नहीं, कम से कम एक खेल तो खेलेगा ही, कह रहा है साफ साफ कि चाहे क्रिकेट खेले चाहे फुटबॉल खेले, कम से कम एक तो खेलेगा ही। तो क्रिकेट और फुटबॉल का यूनियन जो है वो यहाँ पे 35 है। ठीक है,
ये पूरा 35 है। और ये आपको इंटरसेक्शन आपको निकालना है कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हो, ठीक है ना, लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, वो निकालना आपको। तो यहाँ निकालना एन सी इंटरसेक्शन एफ आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है कि एन सी यूनियन एफ इज इक्वल एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। एन सी यूनियन एफ है 35 इक्वल एन सी है आपके पास एन सी 24 क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट, और फुटबॉल खेलने वाले हैं 16, और ये आपको निकालना है जो दोनों खेलते हो, इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो 24 और 16 कितने हो गए, 6 4 10, 3 1 4, 40 हो गए, ठीक है। तो एन सी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल, ये माइनस की वैल्यू थी, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया, यहाँ पड़ा हुआ है 40 और 35 को राइट हैंड साइड में, तो वैल्यू कितनी आई 5। तो 5 ऐसे विद्यार्थी हैं यहाँ पे, 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों खेलते हैं, ठीक है ना, क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। ये आपका आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 26 से, किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस, 150 संतरे का रस, 75 दोनों सेब और संतरा दोनों पीते हैं। तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो संतरे का जूस पीते हैं और ना ही सेब का जूस पीते हैं, वो आपको निकालना है। देखो बच्चों, यहाँ समझते हैं इसको वेन डायग्राम से। यहाँ ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, आयत दिख रहा है, ये यू है, यूनिवर्सल सेट है, सभी विद्यार्थी हैं जो सर्वेक्षण में थे, ठीक है। तो ये यू है, इसमें टोटल जो है एन यू कितना है, यहाँ पे एन यू है 400, सारे विद्यार्थी 400 हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है। अब इनमें से कुछ सेब का रस पीते हैं कुछ विद्यार्थी, ठीक है, एप्पल जूस पीने वाले हैं, उनको मैं ए सेट ले लेता हूँ, और कुछ संतरे का जूस पीने वाले हैं, उनको मैं बी सेट ले लेता हूँ। ए सेट में 100 विद्यार्थी हैं और बी सेट में 150 विद्यार्थी हैं, ठीक है। और जो दोनों जूस पीते हैं एप्पल और ऑरेंज का, वो हैं 75, तो वो दोनों के कॉमन पार्ट में आएंगे, ठीक है, इस हिस्से में। अच्छा, हमको निकालना है कि ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ने तो सेब का जूस पीते हैं, नहीं संतरे का। हमको वो निकालने हैं स्टूडेंट्स जो ना तो एप्पल का जूस पी रहे हैं, नहीं ऑरेंज का। तो एप्पल वाला ये रहा, ऑरेंज वाला ये रहा, इन दोनों को छोड़ दीजिए, तो बाकी बचा बाहर वाला हिस्सा, है ना। ये बाहर वाले स्टूडेंट अपन को निकालने हैं। और ये कौन सा हिस्सा होता है, देखिए ये पूरा पार्ट कौन सा जो सर्किल में है, ये पूरा हिस्सा देखिए पहले, ये पूरा हिस्सा जो है ये ए यूनियन बी मुझे दिख रहा है कि नहीं बताइए। ए यूनियन बी का यही पार्ट होता है, हाँ जी। तो ए यूनियन बी है। अब बाहर वाला क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ये नहीं होता है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, इसके पूरक का मीनिंग क्या है, ए यूनियन बी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, तो वो नहीं है बाहर वाले हिस्से में, ठीक है। तो हमको एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन बी के पूरक में कितने विद्यार्थी हैं वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यू जो है सभी सर्वेक्षण विद्यार्थियों का समुच्चय, विद्यार्थियों का समुच्चय। तो एन यू कितना है, एन यू है 400, ठीक है। फिर ए सेट ले लेता हूँ मैं, एप्पल जूस पीने वाले, है ना, एप्पल जूस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। तो एन ए कितना है, एन ए एप्पल जूस कितने विद्यार्थी पीते हैं, 100, ठीक है। बी में मान लेता हूँ ऑरेंज जूस पीने वाले, संतरे का जूस पीने वाले, संतरे का जूस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, विद्यार्थियों का समुच्चय। तो एन बी कितना है, संतरे का जूस कितने विद्यार्थी पीते हैं, 150, और ये 75 क्या है, फिर 75 क्या है, 75 है जो दोनों पीते हैं, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। देखिए बीच वाला हिस्सा ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी तो होगा ना, ये दोनों में कॉमन। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है, जो दोनों जूस पीते हैं वो कितने विद्यार्थी हैं, 75, ठीक है। हमको निकालना है एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, उसमें एलिमेंट कितने हैं वो निकालना है। तो देखिए एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या हुआ, देखिए यहाँ समझते हैं। ये बाहर वाले कितने एलिमेंट हैं, है ना, वो हमको निकालना है। तो यू में कितने हैं, उनमें से ए यूनियन बी के घटा देते हैं। भाई यू में है 400
उसमें से ये कितने आ रहे हैं वो घटा देंगे, ठीक है। ए यूनियन बी में कितने हैं वो सारे हटा देंगे, यानी कि एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। भाई सारे थे 400, उसमें से यूनियन वाले अपन हटा देंगे तो बाहर वाले तो बचेंगे, सही बात है। अब देखो बच्चों, इस एन यू तो अपने पास में है 400, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन ए यूनियन बी के एलिमेंट तो नहीं है ना अपने पास में, वो तो नहीं है, लेकिन उसका फॉर्मूला तो होता है, वो हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता है, एन ए यूनियन बी के बराबर क्या होता है, एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये तो पता है हमको, ये फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 400 माइनस एन ए कितना है 100 प्लस एन बी कितना है 150 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 75, ठीक है। ये वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 400 माइनस 100 माइनस 150 प्लस 75, देख लीजिए कितना आ रहा है। 400 में से 100 गए 300, 300 में से 100 गए 200, 200 में से 50 और गए 150, 75, 225, 225। ये वो विद्यार्थी हैं जो न तो संतरे का जूस पीते हैं और न ही सेब का जूस पीते हैं, ठीक है। ये बाहर वाले 225 आ गए, ऐसे निकालेंगे बच्चों, ओके। और ये वैल्यू इक्वल भी होती है, किसके इक्वल होती है, देखिए ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये वैल्यू, देखिए ये अंदर वाली जो वैल्यू है डी मॉर्गन नियम से मैंने आपको बताया था ना, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना, तो उसमें एलिमेंट ये इक्वल भी होते हैं ऐसे, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 27 एक्सरसाइज 1.6 के लिए लास्ट एग्जाम्पल है। कह रहा है कि 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं, इनमें 120 व्यक्ति केमिकल रसायन C1 से पीड़ित हैं, है ना, उससे चर्म रोग उनको हुआ है, और 50 व्यक्तियों को रसायन C2 से हुआ है, और 30 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको दोनों का C1 और C2 दोनों रसायनों का प्रभाव पड़ा उनके ऊपर और चर्म रोग हुआ है। तो आपको कुछ निकालना है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन इसके अंदर हैं। पहले तो मैं आपको वेन डायग्राम से समझाता हूँ क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। देखिए ये आपके पास में यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट क्या होगा, चर्म रोग से पीड़ित सभी व्यक्ति जितने भी है ना 200 व्यक्ति, उनका ये समुच्चय है। तो एन यू कितना है यहाँ पे, एन यू है 200, 200 व्यक्ति बीमार हैं चर्म रोग से, ठीक है। अब इसके अंदर चर्म रोग के अंदर जो केमिकल हैं जिनसे वो बीमार हुए हैं वो 2 प्रकार के केमिकल हैं। एक तो C1, तो C1 का जो सेट है उसको मैं ए सेट मान लेता हूँ, इसके अंदर C1 वाले, ठीक है। और कितने हैं, 120 व्यक्ति इससे प्रभावित हुए हैं। दूसरा है C2 केमिकल, C2 केमिकल का सेट मैं B मान लेता हूँ, ठीक है। और B सेट में वो सभी व्यक्ति हैं जो C2 केमिकल से प्रभावित हुए हैं, इफेक्टेड हैं, और इसके अंदर टोटल व्यक्ति हैं 50, टोटल 50 हैं, ठीक है। यानी कि B का पूरा सर्किल जो है इसमें टोटल 50 है, और A का पूरा सर्किल जो है इसमें 120 है, ओके। और दोनों से प्रभावित हुए हैं, दोनों केमिकल से, C1 और C2 दोनों से, तो वो इस बीच वाले पार्ट में, कॉमन पार्ट में आएंगे ना, जो दोनों से हुए हैं, वो है 30 व्यक्ति, वो 30 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि उन व्यक्तियों की संख्या बताइए। नंबर 1 में कह रहा है कि रसायन C1 से किंतु C2 से नहीं, दैट मीन्स केमिकल C1 से ही सिर्फ प्रभावित हुए हैं, C2 नहीं होना चाहिए। तो देखिए C2 यहाँ पर देखिए जो कॉमन पार्ट है C1 में वो हमको हटाना होगा, क्योंकि सिर्फ C1 की बात कर रहा है, C2 वाला एक भी नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ C1 में यहाँ पर A-B तो होता है, ये इतना हिस्सा जो है ये वाला, ये A-B होता है, इधर ये वाला B-A होता है, ठीक है, ये B-A और ये A-B, ठीक है, और ये बीच वाला A इंटरसेक्शन B, ऐसा ही तो होता है, ये दोनों में कॉमन है। तो अगर आपको सिर्फ A यानी कि सिर्फ C1 से प्रभावित व्यक्ति चाहिए तो आपको ये कॉमन हिस्सा हटाना होगा। तो टोटल 120 है, उसमें से 30 आपको घटाने होंगे, तो 90 आ जाएंगे। अब निकालने का तरीका देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि U जो है सभी चर्म रोग से पीड़ित व्यक्तियों का सार्वत्रिक समुच्चय या समुच्चय है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। तो एन यू कितना है, कितने व्यक्ति प्रभावित हैं, 200। फिर मान लीजिए ए सेट, मान लीजिए ए सेट है केमिकल C1 से
पीड़ित या प्रभावित व्यक्तियों का समुच्चय, ठीक है। और ये कितने व्यक्ति हैं, NA कितना होगा, ये व्यक्ति हैं 120, ठीक है। ऐसे आप मान लीजिए कि बी सेट जो है वो केमिकल C2 से पीड़ित व्यक्तियों का समुच्चय है। तो NB कितना होगा, NB है 50, ठीक है। और दोनों से यानी कि NA इंटरसेक्शन B कितना है, वो है 30, ओके। नंबर 1 में देखो, अब नंबर 1 में आपको निकालना है रसायन C1 से किंतु C2 से नहीं, यानी कि आपको निकालना है Na-B, ठीक है। Na-B कैसे आएगा, देखिए Na में से ये पूरा Na है, ठीक है। A के सारे एलिमेंट इसमें, इस सर्किल में, A के सर्किल में, तो ये Na है। लेकिन इसमें से हमको हटाना होगा ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तो Na इंटरसेक्शन B आपको हटाना होगा, ठीक है भाई। ये दिख रहा है आपको साफ साफ, ओके। तो हम हटा रहे हैं, तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए Na तो है 120 माइनस Na इंटरसेक्शन B है 30, तो वैल्यू आई 90। तो 90 ऐसे हैं जो रसायन C1 से पीड़ित है किंतु से प्रभावित है, किंतु रसायन C2 से नहीं, ठीक है। सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर में कह रहा है कि रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं। रसायन C2 यानी कि सिर्फ B वाला हिस्सा, लेकिन A का नहीं होना चाहिए, तो कॉमन भी नहीं होना चाहिए ना, तो B माइनस A आपको निकालना है और उसमें एलिमेंट निकालने हैं, तो NB माइनस A आपको निकालना है। तो बताइए NB बाई B का पूरा सर्किल, उसमें से ये 30 घटा देंगे, 30 है A इंटरसेक्शन B, तो माइनस NA इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो NB कितना है 50, 50 में से NA इंटरसेक्शन B कितना है 30, कितना आया 20, तो 20 क्या आया, रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं प्रभावित हुए वो व्यक्ति। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हुए हैं, केमिकल C1 और केमिकल C2। जब इंग्लिश वाला और लगा हो तो अपन क्या करते हैं, यूनियन करते हैं। ये कह रहा है कि रसायन C1 या रसायन C2, ठीक है, चाहे C1 हो चाहे C2, दोनों के आ जाने चाहिए, ठीक है। अथवा का मीनिंग ये होता है, मैंने आपको बताया था कि हिंदी वाला और जब आए तो आप इंटरसेक्शन लीजिए, और हिंदी वाला या अथवा आए तब आप यूनियन लीजिए, ठीक है। इंग्लिश में एंड आए तब इंटरसेक्शन लीजिए, इंग्लिश में और आए तो यूनियन लीजिए। यहाँ क्या आ रहा है, और आ रहा है इंग्लिश का, यूनियन लेना पड़ेगा, तो NA यूनियन B आपको निकालना है, ठीक है। और वो फॉर्मूला आपको पता है, Na प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, बताया था ना, दो ही तो फॉर्मूले थे, अच्छे से याद होंगे। Na 120 प्लस NB 50 माइनस NA इंटरसेक्शन B 30, कितना आएगा, 50 में से 30 गया 20, 20 प्लस 120 140, यानी कि 140 ऐसे बंदे हैं जो C1 या C2 दोनों से प्रभावित हुए हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ अपने 27 तक एग्जाम्पल कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे, और आपको बाद में देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट लिंक, वहाँ से देख सकते हो। कोई भी लेक्चर मिस ना करें, और इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इतनी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, सपोर्ट करें। अच्छी क्वालिटी के मैथमेटिक्स लेक्चर अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ सपोर्ट करें इस चैनल को, और सपोर्ट आप लाइक शेयर कमेंट से कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।